हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th का जो अध्याय 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, जो चैप्टर का नाम है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हमें समझना है कि समीकरण का यहाँ क्या मतलब है, रैखिक का यहाँ क्या मतलब है और चर का यहाँ क्या मतलब है। तो शुरुआत करते हैं समीकरण से। देखो, समीकरण क्या है? समीकरण में हम किन्हीं दो पक्षों को आपस में समान यानी कि बराबर दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने लिखा बराबर का निशान, ठीक है। यहाँ पर जो मैं लिखूंगा ये मेरा एक पक्ष होगा, जो उधर लिखूंगा वो दूसरा पक्ष होगा, और मैं दोनों को क्या दिखा रहा हूँ? बराबर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा x जमा में 2। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? x में जब 2 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? मान लो 18। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि x जमा 2 यानी x में 2 जोड़ के जो आता है वो 18 के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है कि इधर वाला जो पक्ष है वो बराबर है जो इधर लिखा है उसके, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो बराबर का निशान है, अगर आप इसकी तरफ मुंह करके खड़े हो तो जो आपका ये बायां हाथ यानी उल्टा हाथ होगा, इस तरफ वाला जो पक्ष होगा उसे हम बोलेंगे बायां पक्ष। क्या बोलेंगे इसको? बायां पक्ष, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ है। और जो दाहिने हाथ की तरफ होगा, ठीक है, ये बराबर के निशान के इधर, उसे हम बोलेंगे दायां पक्ष। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे दायां पक्ष, यानी कि राइट हैंड साइड। और ये दोनों पक्ष आपस में क्या दिखाते हैं हम? बराबर। तो ऐसा कुछ दर्शाया जाता है एक समीकरण में। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर चर का क्या मतलब है, ठीक है। तो चर का क्या मतलब है? देखो, जो भी हमारी समीकरण है उसमें वो चीज़ जिसका मान अलग अलग समीकरण में बदल जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि वो एक चर है। चर का मतलब जो अपना मान बदल सकते हैं, जो अपनी वैल्यू बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x का मान कुछ और आएगा, किसी और क्वेश्चन में कुछ और आएगा, किसी और क्वेश्चन में कुछ और आएगा, ठीक है ना। तो मतलब अलग अलग प्रश्नों में यहाँ पे x का मान अलग अलग आएगा, यानी कि x का मान बदल रहा है। तो जिसका मान बदल रहा है उसको हम चर बोलते हैं। तो चर को हम x, y, z वगैरह से दर्शाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो पार्ट है, ये हमारा जो चैप्टर है, इसमें एक समीकरण में सिर्फ एक चर आना चाहिए, क्योंकि हमें वो समीकरण पढ़ने हैं जो एक चर वाले होंगे, ठीक है। हम वो समीकरण अभी क्लास 8th में नहीं पढ़ेंगे जिसमें एक ही समीकरण में एक से ज़्यादा चर आए। हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जिसमें एक चर हो एक समीकरण में। तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि भाई रैखिक का क्या मतलब है? रैखिक का ये मतलब है कि जो भी समीकरण हमारे पास होगी, अगर हम उसका ग्राफ बनाएं, अगर हम उसका क्या बनाएं? ग्राफ बनाएं, तो एक रेखा बनेगी। रेखा मतलब लाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगी ग्राफ बनाने पे? रेखा। इसी से ये वर्ड निकल के आया रैखिक। मतलब हमें सिर्फ वो समीकरण पढ़नी है जिसमें एक चर होगा और वो रैखिक होगी। इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर हम ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, तो बिना ग्राफ बनाए हमें कैसे पता लगेगा कि जो हमारी समीकरण है वो रैखिक है या नहीं? तो आपको याद रखना है, जो चर होगा, ठीक है ना, चर जो है, चर की अधिकतम घात, ठीक है ना, चर की अधिकतम घात जो होगी, अगर वो 1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि जो हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है, जो भी मतलब समीकरण है, अगर उसका ग्राफ बना जाए तो एक रेखा बनेगी, मतलब ये रैखिक है, ठीक है। तो मतलब क्या कि चर की अधिकतम घात अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगी समीकरण, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर चर कौन है? x की घात कितनी है? 1। तो मतलब ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है, कि हम कैसे कैसे चीज़ों को पता लगाएंगे कि वो रैखिक है या नहीं है। अब अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि यहाँ पर ये x, y, z जो चर होते हैं इनका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, ये x, y, z क्या चीज़ है, चर क्या होते हैं, तो इसको आप ऐसे समझो कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अगर मुझे कहीं से 3 रुपये और मिल जाए, अगर मुझे कहीं से 3 रुपये और मिल जाए तो मेरे पास टोटल 8 रुपये हो जाएंगे। मैंने क्या कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर मुझे 3 रुपये और मिल जाए तो मेरे पास 8 रुपये हो जाएंगे। तो आप क्या बताओगे मेरे पास कितने पैसे हैं? आप बोलोगे भाई मेरे पास 5 रुपये हैं, क्योंकि अगर मेरे पास पहले से 5 रुपये होते और मुझे 3 रुपये और मिल जाते
तो 5 3 को जोड़ के 8 आ जाता। कितना आ जाता? 8 आ जाता। मतलब जो ये कुछ है इसकी वैल्यू कितने रुपए के बराबर है? 5 रुपए के, क्योंकि इसमें 5 में मैं 3 जोड़ूंगा 8 मिल जाएगा। तो यही चीज़ समझ लो एक चर है। अब कुछ लिखने में इतना टाइम लगेगा, इसलिए कुछ ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, हम इस कुछ की जगह इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट लिख देते हैं जो ये बताता है कि ये एक चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैंने x लिख दिया, मतलब मेरे पास जो कुछ रुपए थे मैंने माना वो x रुपए हैं। x रुपए में अगर 3 रुपए और मिल जाएं तो ये बराबर हो जाता है 8 रुपए के। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जो चीज़ प्लस में होती है वो माइनस में जाती है, यानी कि 3 प्लस में था 3 माइनस में गया, 8 में से 3 गया 5 बचा। देखो यहाँ से भी 5 ही आ रहा है इसका आंसर, यानी कि 5 रुपये हैं अगर उसमें आप 3 जोड़ दो, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो ये सब मतलब होता है कुछ कि यहाँ पर जो चर है उसका क्या मतलब है। ठीक, अब क्वेश्चन आता है कि जब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। देखो मैंने अभी क्या बोला कि बीच में होता है समीकरण में इक्वल का निशान, जो इधर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं बायां पक्ष यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड, जो इधर लिखा होता है उसको हम बोलते हैं दायां पक्ष यानी कि राइट हैंड साइड। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप सोल्व कर रहे होगे और चर की वैल्यू निकाल रहे होगे तो किसी एक तरफ सिर्फ आपको चर बचाना है, किसी एक तरफ सिर्फ चर बचाना है, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ। और याद होना चाहिए कि जो चीज़ प्लस में है अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो वो माइनस में जाएगी, अगर माइनस में है अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो प्लस में जाएगी, अगर गुणा में है इसको आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो भाग में चली जाएगी, और अगर भाग में है इस तरफ आप दूसरी तरफ ले जा रहे हो तो ये गुणा में जाएगी। बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, आप इसके क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, यहाँ पर जो 2.1 है ये प्रश्नावली, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। समीकरणों को क्या करना है, हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहली जो समीकरण है इसकी बात करते हैं। पहले में लिखा है x - 2 = 7। क्या लिखा हुआ है, x - 2 = 7। मतलब यहाँ पर कोई संख्या है जिसमें से अगर 2 घटाया जाए तो 7 बचता है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा x का क्या मतलब है। तो हम कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जो चीज़ प्लस में होगी अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये माइनस में जाएगी, बोला था, और अगर माइनस में होगी तो प्लस में जाएगी। अब यहाँ पर देखो जो ये 2 है इसके लेफ्ट में कैसा निशान है, माइनस का। ठीक है ना, तो माइनस वाली चीज़ कैसे जाएगी, प्लस में जाएगी। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 7 अपनी जगह रहेगा, -2 जाएगा प्लस में, और 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप इसको चेक करके भी देख सकते हो कि x में से 2 घटाया जाए तो 7 बचना चाहिए। x की वैल्यू आई है 9, तो 9 में से 2 जाएगा, 9 - 2 कितना होता है, 7, यानी 7 बचेगा। तो मतलब आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं। देखो जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या बोला गया है, y = 3 = 10। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, y = 3 कितने के बराबर आता है, 10 के बराबर आता है भाई। ठीक है, तो y में मतलब y को हम क्या लें कि उसमें 3 जोड़े तो 10 होता है। ये आप सिंपली भी सोच सकते हो, अगर y की वैल्यू 7 लो, आप y का मान 7 लो, 7 में 3 जोड़ोगे 10 आएगा। ठीक है, अब इसको अपने इस नियम से निकालते हैं। y जो निकालना है वो अकेला बचना चाहिए, 10 की जगह 10 आया। 3 के यहाँ पर देखो लेफ्ट में कैसा निशान है, प्लस का। प्लस वाली चीज़ कहाँ जाती है, माइनस में, तो इसका मतलब 3 जाएगा माइनस में। 10 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सही है, y = 7, क्योंकि 7 में 3 जोड़ते हैं तो 10 आता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसी तरह से जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे पार्ट में क्या बोला गया है, देखो 6 = z = 2। तीसरे में क्या बोला गया है, 6 = z = 2। ये भी एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर है इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 1 है। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि जो हमें निकालना है वो अकेला बचना चाहिए किसी एक तरफ। तो यहाँ पे मुझे z निकालना है, z को अकेला बचाने के लिए 2 को ठिकाने लगाना पड़ेगा भाई। तो 6 तो अपनी जगह रहेगा, 2 के लेफ्ट में देखने हैं निशान क्या है, प्लस का। प्लस वाला जब इधर आएगा कैसे, माइनस में आएगा। 6 में से 2 गए, क्या बचेगा, 4 बचेगा। मतलब z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
ठीक है, देखो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यहाँ पे क्या है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर है 3/7, चौथे की बात कर रहा हूँ मैं, 3/7 जमा में x बराबर में कितना है 13/7। क्या निकालना है मुझे x का मान यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो x को आप यहीं रहने दो, बराबर की जगह बराबर लगाओ, 13/7 अपने घर रहेगा, ठिकाने किसको लगाना है, इसको, जिसको ठिकाने लगाना है मतलब उस तरफ लेके जाना है, उसके हम लेफ्ट में निशान देखते हैं। इस प्लस की वजह से वहाँ माइनस नहीं जाएगा, इसके लेफ्ट में जब कोई निशान नहीं है तो प्लस है, इस प्लस की वजह से ये माइनस में जाएगा। आपको याद रखना है कि हम जो भी उधर ले जा रहे हैं उसके लेफ्ट में क्या निशान है ये देखा जाता है। ठीक है, तो इसके लेफ्ट में प्लस है तो प्लस वाली चीज़ जाएगी माइनस में। ठीक है, अब आपको ये आता होगा, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं फिर घटा देते हैं। लेकिन अगर नीचे वाला एक जैसा हो, याद रखना जब नीचे वाला एक जैसा हो तो एलसीएम वही आता है, ऊपर जो भी हो रहा है वो कर दो, यानी कि 13, क्योंकि 7 का पहाड़ा 1 बढ़ जाएगा, 7 एकम 7, 1 को 13 से गुणा करोगे वही रहेगा। तो इससे अच्छा है कि जब नीचे सेम हो तो जो भी ऊपर हो रहा है कर दो, अलग अलग होता तो हम देखते हैं एलसीएम क्या होगा ढिंका फलाना, बट अभी जब नीचे सेम है तो कर दो। 13 में से 3 गया 10 बचा, नीचे कितना है 7, तो कितना आंसर आ जाएगा 10/7। कितना आंसर आएगा 10/7। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखो तीसरा हो गया, अब देखो चौथा हो गया सॉरी। अब पाँचवें की बात करते हैं। पाँचवें में क्या है 6x बराबर कितना है 12, पाँचवा पार्ट है। अब देखो 6 और x चिपका के लिखे गए हैं। जब भी दो चीज़ें ऐसे चिपका के लिखी जाएं मतलब यहाँ पर बीच में गुणा लिखा गया है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है 6 गुणा x। आपको समझ के चलना है कि जब भी दो चीज़ें चिपका के लिखी जाती हैं ऐसे तो इसका मतलब है उनके बीच में गुणा हो रहा है, और जब गुणा होगा तो हम उसको डिवाइड में लेके जाते हैं। मैंने अभी क्या बताया था, जब गुणा होगा तो उसको डिवाइड यानी भाग में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे 6 और x चिपका के लिखे मतलब ये गुणा हो रहा है तो x यहीं रहेगा, गुणा का उल्टा भाग, तो यानी 12 और 6 चला जाएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो याद रखना चिपका के रखने वाला एक स्पेशल केस है जिसमें हम ये देखते हैं कि इनके बीच में क्या है गुणा का निशान है। ठीक है, तो गुणा वाला भाग में जाता है, तो x की वैल्यू आ गई 2। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका मतलब है 6 को किससे गुणा करें कि 12 आ जाए, तो आप बोलोगे 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। छठा जो सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या बोला गया है, छठे सवाल में हमारे पास है t और यहाँ भाग हो रहा है 5 से, बराबर में आ रहा है 10। मैंने अभी बताया था कि अगर कोई चीज़ भाग में है उसको उस तरफ ले जाओगे गुणा में जाएगी। तो 5 से डिवाइड हो रहा है मतलब 5 को उधर अगर लेके जाओगे तो 5 गुणा में चला जाएगा, तो 10 पंजे कितना हो जाता है 50, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका सातवां जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जो सातवां क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें बोला गया यहाँ पर क्या है 2x, सातवें की बात कर रहा हूँ, नीचे क्या है 3, बराबर में क्या है 18। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x बराबर 18 अपनी जगह रहेगा, 18 कहाँ रहेगा अपनी जगह। अब यहाँ पर जो नीचे 3 डिवाइड में है, जो भाग में है, ऊपर जाएगा गुणा में, यानी नीचे वाला गया ऊपर, और जो ऊपर 2 और x के साथ गुणा हो रही थी 2 आ गया नीचे। तो 2 एकम 2, 2 के से काटोगे 9, 2 नीम 18, x बराबर 9 तियाँ 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9 तियाँ 27, तो x का मान आ गया 27। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखो सातवां हो गया। आठवें में क्या बोला गया, देखो जो आठवां सवाल है इसमें क्या है 1.6 बराबर y बटे में 1.5। अब मुझे निकालना है y, तो y अकेला बचना चाहिए, y अकेला बचा लिया। यहाँ पर क्या है 1.6, नीचे वाला कहाँ चला जाएगा गुणा में चला जाएगा 1.5। आप क्या करो 1.6 को गुणा कर लो 1.5 से, भाई 5 को 6 से करोगे 30 आएगा, हासिल गया 3, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। इसके बाद एक काटा लगाओगे 1 को 6 से फिर 1 से, यहाँ पे आ गया 0, 8 से 14 का 4 हासिल 1,
कितना आया, 1 के बाद दशमलव, 1 के बाद यानी कि 2 के बाद, 2 के बाद दशमलव लगा दोगे यानी कि 2.4, जीरो लास्ट में लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2.4। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जैसे ही ये हो गया 8वां, अब 9वें की बात करते हैं। 9वें में क्या बोला गया है, 9वें में है 7x माइनस 9। क्या है यहाँ पर, 7x माइनस 9 बराबर क्या है, 16। ठीक है, कौन सा पार्ट है, 9वां। तो यहाँ देखो 7 और x चिपका के लिखे, मतलब इनके बीच में गुणा है, और यहाँ पर क्या है, माइनस। तो पहले जो माइनस में है उसको ठिकाने लगाओ, जो भी माइनस या प्लस में हो पहले उसको ठिकाने लगाओ। 7x को मत छेड़ो। ठीक है, 16 की जगह 16, माइनस वाला जाएगा प्लस में। ठीक है, माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस में। -9 है तो +9 हो जाएगा। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25। यहाँ क्या बचा था, 7x, यानी कि अगर x बचाऊँ तो 7 गुणा में था तो भाग में चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 25/7। तो ये 9वां सवाल भी हो गया। ठीक है, 25/7 आएगा इसका आंसर। अब 10वां देखते हैं। जो 10वां पार्ट है इसमें क्या है, देखो 14y। ठीक है, 14y माइनस में 8 बराबर में 13। तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले 14y को ऐसे ही रहने देंगे, 13 अपनी जगह रहेगा। माइनस वाली चीज़ कहाँ जाएगी, प्लस में जाएगी। 13 और 8 कितना होता है, 21। 14 गुणा y है तो यहाँ पे y बचेगा, 14 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कट रहा है तो काटोगे, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 10वां हो गया। अब बात करते हैं 11वें की। 11वें में क्या, देखो जो 11वां सवाल है इसमें यहाँ पर है 17 जमा में 6p बराबर में है 9। तो पहले 6p ऐसे ही रहेगा, 9 भी ऐसे ही रहेगा। 17 के लेफ्ट में देखोगे प्लस है, कोई निशान नहीं, मतलब प्लस है। प्लस वाली चीज़ कहाँ जाती है, माइनस में, यानी कि 9 में से 17 घटाओगे। ठीक है, अब निशान अलग अलग है। 9 के पहले कोई निशान नहीं दिख रहा, मतलब प्लस है, और 17 के पहले क्या है, माइनस है। तो जब निशान अलग अलग हों, जब निशान अलग अलग हो तो आप घटाते हो। 17 में से 9 गया, क्या बचेगा, 8। जिसमें से घटाया है उसका निशान लगाते हो। 17 में से घटाया, 17 के आगे माइनस था तो 8 के आगे माइनस आएगा। फिर यहाँ क्या बचा हुआ है, 6p। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 अपनी जगह। 6 और p गुणा हो रहा है तो 6 जाएगा भाग में। 2 से काटोगे 2 तियाँ 6, 2 से काटोगे 4। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, p बराबर, यहाँ क्या बचा है, -4, नीचे क्या बचा हुआ है, 3। तो ये फाइनल उत्तर होगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया 11वां। अब 12वां भी देख लेते हैं। 12वें में क्या बोला गया, देखो जो 12वां सवाल है वो ये रहा। 12वें में बोला गया है x/3 जमा में 1 बराबर 7 बटे में कितना है, 15 है। ठीक है, तो यहाँ से पहले x/3 ऐसे ही रहने दोगे, इसको नहीं छेड़ोगे। जो प्लस या माइनस में उसको ठिकाने लगाओ। तो 7/15 जमा में 1 जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यानी कि x/3 ऐसे ही रहेगा बराबर, इसको कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे पहले गुणा करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 15 एकम 15, और नीचे जो था वो वही रहेगा, यानी कि इसको इससे गुणा करा, 15 एकम 15 आया, 7 की जगह 7, घटा की जगह घटा, नीचे सबके आ गया 15। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पर 7 में, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, x/3, 7 में से 15 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे निशान अलग अलग है। यहाँ पे माइनस है, इसके पहले क्या है, माइनस, और इसके पहले क्या है, प्लस। तो जब निशान अलग अलग होगा तो हम घटाते हैं। तो 15 में से 7 गया, 8 बचा, जिसमें से घटाया उसका निशान लगाओगे। 15 में से घटाया तो 15 के आगे माइनस था, डिवाइड बाई कितना है, 15। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो -8/15 अपनी जगह, जो चीज़ यहाँ पे भाग में थी यानी कि 3, वो उधर गुणा में जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू कितनी है, -8 एकम -8 बटे में कितना है, 5। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज कितनी, 2.1। अगली वीडियो में हम 2.2 करेंगे। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।